पूर्वस्य की अंतिम अल अर्थात नकार के स्थान पर होगा। नस्तव्य प्रशांत ने भी कहा था कि ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में हल संधि के भेद अनुस्वार संधि के पुमः खय्यम परे नियम से प्रारंभ होगा। किस नियम से होगा? पुमः खय्यम परे नियम से। क्या कहता है कि अम परे खई पुमोह रूहु, अर्थात अम परे हो तो खई प्रत्यार से क्या होगा? खई पुम के मकार को क्या होगा? रू आदेश होगा। ये नीचे हमने हिंदी में भी बता रखा है। पुम से परे यदि खय हो, खय क्या है? प्रत्यार है। कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए? आपने प्रत्यार पढ़े थे, कमेंट जरूर करें इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। और उससे परे यदि अम हो, क्या हो? खय से परे यदि अम हो तो पुम के मकार को क्या हो जाएगा? पुम के मकार को रू आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। अब जब रू आदेश होगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? अब रू को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। पुम खय्यम परे के दो उदाहरण है, एक तो पुंस कोकिल अनुनासिक के साथ और एक अनुस्वार के साथ, ठीक है। तो पुंस कोकिल है हमारा उदाहरण है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पुंस कोकिल। अब पुंस कोकिल का संधि विच्छेद करते हैं तो पुम कोकिल हमारे पास आता है। क्या आता है? पुम प्लस कोकिल। अब पुम खय्यम परे नियम से क्या होगा? सूत्र से अम ओकार परे रहें, जिससे ऐसा खय अर्थात ककार परे रहते पुम के मकार को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। खय में क भी आता है, ख फच है, ख फच ठ थ क प य, ककार भी आता है। तो पुम के मकार को क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? पुम के स्थान पर पुरु कोकिल है, ये बनेगा। अब जब पुरु कोकिल बनेगा तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। पिछली कक्षाओं में हमने ये नियम पढ़ा था, इसकी विस्तार से हमने चर्चा भी की थी। अनुनासिक और अनुस्वार के लिए एक दूसरा नियम आता है, जो जब हम पुंस कोकिल अनुनासिक के बाद अनुस्वार बनाएंगे तब उसमें हमें इस चीज का पता चलेगा। तो अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वह क्या कहता है कि सूत्र से रू प्रकरण में विहित रू आदेश से पूर्व वर्ण उकार को विकल्प से क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। उकार को विकल्प से अनुनासिक उकार हो जाएगा। अब जब अनुनासिक हो जाएगा तो क्या बनेगा? पुरु कोकिल, यही बनेगा। चंद्र बिंदु लग जाएगा ऊपर। अब रू में उकार की संज्ञा प्राप्त है किस नियम से? पिछली कक्षा में पढ़ा था, उपदेशे अज अनुनासिक इत। इसका अर्थ आप सभी को पता है ना? अर्थात उकार की इत संज्ञा हो जाएगी। अब जब उकार की इत संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब खर अवसान और विसर्जनीय रूप से सूत्र से क्या हो गया? खर अर्थात सकार परे रहते पदांतरेफ के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग आदेश हो जाएगा। अब जब विसर्ग होगा रेफ को तो पुहु कोकिल हमारे पास रूप बनेगा ना। अब पिछली कक्षा में हमने एक वार्तिक पढ़ा था, बहुत ही अच्छा वार्तिक था। समपुंका नाम सो वक्तव्य। क्या है? समपुंका नाम सो वक्तव्य। अब वार्तिक क्या कहता है? वार्तिक से पुम के विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। अब जो रू को विसर्ग आदेश किया था ना, वो वहां यहां पर क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा, ठीक है। परसवर्ण हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं हम। तो जब सकार हो जाएगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? पुंस प्लस कोकिल है। अब इनको मिला देंगे तो पुंस कोकिल हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इतना ही बनाना था। अब इसी प्रकार पुंस कोकिल है जिसमें अनुस्वार लगा हुआ, एक में अनुनासिक वाला तो हमने कर लिया। अब बारी आई अनुस्वार की, अर्थात नर कोयल। यही है, क्या है? नर कोयल क्या है? पुंस कोकिल है।
अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वही आएगा, पुम प्लस कोकिलय, और पुम खय्यम परे से क्या हो गया, बिल्कुल उसी सिद्धि के अनुसार है। ठीक है, यहां पर विकल्प से अत्रानुनासिक से अत्रानुनासिक पूर्व से तू वहां लगा हुआ था, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसको बांध कर आ जाएगा अनुनासिकात परो अनुस्वार है। अनुनासिक से परे अनुस्वार होगा, पूर्ववर्ती वर्ण पश्चात अनुस्वार आगम है। ठीक है, अब जहां अनुनासिक हुआ था वहां अनुस्वार हो जाएगा, बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही है, केवल अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा नियम को बांध कर अनुनासिकात परोनुस्वार नियम अनुस्वार कर देगा अनुनासिक के स्थान पर। ठीक है, इसे आप करें, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला नियम आता है नस्सव्य प्रशान। नस्सव्य प्रशान कौन सा नियम आता है, नस्सव्य प्रशान क्या कहता है कि अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः न तु प्रशान शब्दस्य, न तु प्रशान शब्दस्य, अर्थात नकार पद से अम परक छव परे हो तो नकारांत पद के न को रू आदेश होता है प्रशान शब्द को छोड़ के, इस शब्द को छोड़ के केवल प्रशान शब्द में, क्योंकि प्रशान में भी नकार आया है, नहीं तो यहां भी रू हो जाता। केवल इस प्रशान शब्द में शब्द को छोड़ के, जहां जहां प्रशान शब्द प्रयोग होगा वहां छोड़ के इस सूत्र से क्या होगा, नकार को रू आदेश हो जाएगा। जैसे पकार को, पिछले सूत्र में हमने मकार को रू किया था। ठीक है, इसी कड़ी में जब अगला सूत्र आता है, अगला नियम आता है विसर्जनीयस्य सह। क्या नियम है, विसर्जनीयस्य सह। क्या कहता है विसर्जनीयस्य सह, कि खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। अब खर अवसानी और विसर्जनीय तो नियम आपने पढ़ा ही था, है? तो वो विसर्ग आदेश करता है ऋतु आदि को। तो यहां क्या कह दिया कि खर प्रत्यार परे होने पर। अब खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर करें। खर प्रत्यार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा, और श हो जाएगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा, है? एक ही उदाहरण है इसका, चक्रिंस्त्रायस्व, अर्थात चक्रधारी हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ठीक है, अब इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो चक्रीन प्लस त्रायस्व रूप बनता है, और नस्सव्य प्रशान सूत्र से क्या आएगा, अम रेफ परे हो तो जिससे ऐसा छव तकार परे रहते नकारांत पद चक्रीन को रू आदेश हो जाएगा। अब चक्रीन को रू आदेश होगा तो रू आदेश होगा कहां, तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है अलो अंत्यस्य, कि अंतिम अल अर्थात नकार के स्थान पर होगा। नस्सव्य प्रशान ने भी कहा था कि अंतिम अल अर्थात अंतिम नकार के स्थान पर होगा। कब होगा, केवल प्रशान को छोड़ के बाकी सब स्थानों पर होगा। तो अलो अंत्यस्य यही कह रहा है कि अंतिम अल अर्थात अंतिम अल स्वर और व्यंजनों में से कोई भी अक्षर हो सकता है, उसके स्थान पर क्या होगा, रू हो जाएगा। अब चक्रीन था, चक्रू हो गया, और त्रायस्व तो समान है ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो चक्रीन रू बनाना है, अनुनासिक करना है, तो यहां अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा नियम आ जाएगा। तो विकल्प से यहां पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, तो यहां पर अनुनासिक हो जाएगा। अब रू के उकार को इत्संज्ञा प्राप्त है तो उपदेशीय जनुनासिक से इत्संज्ञा करके तस्य लोपालोप से लोप कर देंगे। अब जब लोप हो जाएगा तो खर अवसाने और विसर्जनीय पीछे कहां रहेगा, क्योंकि उसको रे दिख रहा है, रेफ दिख रहा है, उसको विसर्ग करना है तो करना है। ठीक है, तो रेफ कर देगा, रेफ को विसर्ग कर देगा। और फिर अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा था विसर्जनीय सह, कौन सा पढ़ा था, विसर्जनीय सह। क्या हो जाएगा, खर तकार परे रहते विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा।
विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, त्र हो गया। अब आप कहोगे तकार कहाँ है, यहाँ तो त्र है, त प्लस र प्लस अ मिलके त्र बनता है, ठीक है। और हमारा रूप क्या है, बन जाएगा चक्रिंस त्रायस्व, बन जाएगा ना, चक्रिंस त्रायस्व। इसी प्रकार अनुस्वार में है, ऊपर अनुनासिक का किया था, जैसे हमने पूर्व सिद्धि की थी ठीक इसी प्रकार यही है। इसमें केवल अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा नियम को बाध कर अनुनासिकात परो अनुस्वार नियम लग जाएगा। यहाँ पर अनुनासिक के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान है, आप करें इसको, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है नृन पे, क्या आता है, नृन पे, ठीक है। ये नृन में री दीर्घ आएगी, एक मात्रा और लगेगी, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ध्यान दें। आगे हमने लिख भी रखा है नृन में रिकार दीर्घ है, ठीक है। अब नृन इत्यस्य रूर्वा पे, अर्थात यहां पर वा शब्द आया है, वा शब्द किसका द्योतक है, विकल्प का है, अर्थात नृन पद के न को विकल्प से रु आदेश होगा। नृन के न को विकल्प से क्या होगा, रु आदेश होगा। जब पकार परे हो तो, जब प परे हो तो एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है हमारा कुपवोह कह पौच, क्या है, कुपवोह कह क पौच, क्या कहता है कि क वर्गे प वर्गे च विसर्गस्य कह पौस्थः स्त, ठीक है। अर्थात अब इसमें उदाहरण दे रखे हैं आगे, नृम पाही नृन पाही नृहि पाही नृह पाही, ठीक है। एक बार विसर्ग है, अनुनासिक है, अनुस्वार है, इस प्रकार दे रखे हैं। तो क वर्ग और प वर्ग परे होने पर विसर्गों को क्रमशः जीवामूल्य और उपदमानीय हो जाते हैं। अब जीवामूल्य और उपदमानीय हमने वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़े थे। जीवामूल्य किस प्रकार होता है, उपदमानीय किस प्रकार होता है, ठीक है। और तथा विकल्प से चकार को विसर्ग भी होते हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, रू को अर्थात रेप को विसर्ग होना, यहां पर क्या बता रहा है, चकार को भी विसर्ग होते हैं। विकल्प से एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। इसमें क्या बताया है विशेषतः, क या ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह, अर्थात जीवामूल्य को, जीवामूल्य का चिन्ह कैसे होगा, आपको ब्रैकेट लगानी आती है, आपको ब्रैकेट लगानी आती है, तो ब्रैकेट को दोनों को आगे पीछे कर देंगे। मैं दिखाता हूं आपको करके, यहां पर जैसे ये ब्रैकेट हो गई। अब ये दोनों की पीठ है तो इसको पलट देंगे थोड़ा सा, जैसे ये अब तो ये खड़े हैं, इनको लेटा देंगे तो वो जीवामूल्य का है। उपदमानीय का भी इसी प्रकार रहता है, ठीक है। नाम से जाना जाता है, अर्ध विसर्ग सदृश माना जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास नृन पाही अर्थात निरी में यहां भी दीर्घ रहेगा, नृ में, ठीक है, हर स्थान पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो नृन पाही हमारे पास रूप बनता है। नृन पे नियम से क्या हो गया, सूत्र से पकार से परे नृन के नकार को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। और कैसे कहाँ होगा, अलो अंत से नियम पुनः आ जाता है कि अंतिम अल नकार के स्थान पर होगा। अब जब अंतिम अल नकार के स्थान पर होगा तो नृ रू हमारे पास आ जाएगा। अब अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु नियम भी यहाँ आया हुआ है, पूर्व सिद्धि के समान ही सभी चलेंगी, कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर केवल नृन पे बदला है और कुछ नहीं बदला है, ठीक है। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा नियम से क्या हो गया, विकल्प से यहाँ पर अनुनासिक हो गया। रू के उकार के लोप कर दिया, विसर्ग कर दिया, विसर्जनीय से सह से फिर वही विसर्ग को सकार प्राप्त था जिसे बांध कर क्या हुआ है, उपवो कह पौच है से उपदमानीय आदेश हो गया। विकल्प से एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। उपदमानीय हमने आपको बता ही दिया किस प्रकार का होता है,
ठीक है, अर्ध विसर्ग के समान, ठीक है ना। वो यहां पर हम बना नहीं पाए, अन्यथा हम बना देते, ठीक है। उपदमानीय हो जाएगा, और जब उपदमानीय हो जाएगा तो हमारा रूप बन जाएगा नृन पाही। नृ में ऋकार दीर्घ है, ठीक है। इसी प्रकार अनुस्वार का है, अनुनासिक का है, ठीक है। केवल जहां पर ये नहीं होगा, उपदमानीय नहीं लगेगा, वहां पर खरवसानी विसर्जनीय से क्या हो गया, रेफ के स्थान पर विसर्गादेश हो गया। बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही है। इसी प्रकार नृनपाही है, यहां पर एक बार उपदमानीय हो जाएगा और एक बार नहीं होगा, कोई भी बदला नहीं है, ठीक है। आपको अभ्यास करना है, हमारा प्रयत्न है कि हम कम समय में आपको अधिक चीज समझा पाएं, इसीलिए हम आपको ये गृह कार्य के तौर पे देते हैं। इसी प्रकार नृहि पाही उपदमानीय चिन्ह से भिन्न, एक बार अनुनासिक के साथ उपदमानीय आया है, एक बार अनुस्वार के साथ भी आएगा, ठीक है। अब यहां नृन पाही, अब नृन पाही जब आएगा तो नृन पे नियम से ही यहां पर नृन पाही बन जाएगा, क्योंकि नृन पे यही तो कह रहा है कि पकार से परे नृन के नकार को रू विकल्प से रू होता है, तो जब रू नहीं होगा तो तब नृन रहेगा, जब नृन रहेगा तो नृन पाही हमारा रूप बन जाएगा। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है तस्य परमाम्रेडितम। क्या नियम आता है? तस्य परमाम्रेडितम। क्या कहता है? द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितम स्यात्। जब किसी शब्द को दो बार कहा जाए, क्या है? जब किसी शब्द को दो बार कहा जाए तो बाद वाले शब्द की आम्रेडित संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? आम्रेडित। देख लें कौन सी संज्ञा होती है? आम्रेडित संज्ञा होती है, ठीक है। इसी के साथ अगला नियम आता है कानाम्रेडिते। क्या नियम आता है? कानाम्रेडिते। अब कानाम्रेडिते क्या कहता है? कानन कारस्य रु स्यादाम्रेडिते। अब उदाहरण क्या है इसका? कांसकान कांसकान, एक बार अनुनासिक के साथ और एक बार अनुस्वार के साथ, अर्थात कान शब्द के नकार को रु आदेश होता है आम्रेडित परे होने पर, आम्रेडित संज्ञा परे होने पर। अब जैसे उदाहरण है हमारे पास कांसकान, अर्थात किन्हें भोजन खिलाएं, इस प्रकार प्रश्न बनता ना। तो कांसकान हमारे पास उदाहरण है, तो कांस का क्या रहेगा? जब संधि विच्छेद करेंगे तो कान कान आ जाएगा। तस्य परमाम्रेडितम से कान की आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। जब आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी तो अभी हमने नियम पढ़ा है नकार के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा, तो कारू कान हो जाएगा। किस नियम से होगा वो? कानाम्रेडिते सूत्र से। आम्रेडित परे होने पर पूर्ववर्ती कान के नकार को क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा, क्योंकि कान जो पूर्व वाला कान था, बाद वाले कान की हमने आम्रेडित संज्ञा की थी और यहां पूर्व वाले कान पर इसका प्रयोग हो जाएगा। फिर ऊपर सिद्धियों में जो हमने पढ़ा था अत्रानुनासिक है पूर्वस्य, तू वहां से क्या हो जाएगा? नकार को विकल्प से रू आदेश हो जाएगा। सॉरी, रू को विकल्प से क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। कान रूह कारू कान हमारे पास रू बन जाएगा। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो रू के उकार की संज्ञा करके लोप कर देंगे, खरावसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे। और सबसे पहली सिद्धि में आज की कक्षा में पढ़ा था हमने एक वार्तिक समपुंग का नाम सो वक्तव्य, अर्थात सूत्र से कान के विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकारादेश हो जाएगा। अब जब कान था, नए को रू हुआ, रू को विसर्ग हुआ और विसर्ग को क्या हुआ? यहाँ पर क्षय हो गया। कांस कान हमारा रूप चल रहा है, कांस कान ही बनाना है, तो हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अनुस्वार के साथ है। अनुस्वार में क्या है? अनुनासिक को बाध कर अनुनासिकात परो अनुस्वार नियम से अनुस्वार हो जाएगा। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही हैं, करें आप इसको, ठीक है।
इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है छेच। छेच क्या कहता है? हर्स्वस्य छे तुक, हर्स्वस्य छे तुक। और इसका जो उदाहरण है शिव छाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये पूछा जाता है हर स्थान पर। क्या कहता है कि छकार परे होने पर हर्स्व को तुक का आगम होता है। क्या परे होने पर? छकार परे होने पर हर्स्व को क्या होता है? तुक का आगम होता है। अब उदाहरण क्या हमारा? शिव छाया। क्या है? शिव छाया अर्थात शिव की छाया, शिव भगवान की छाया। यही है ना उदाहरण हमारा। शिव तुक छाया। छेच नियम से यहां पर क्या हो जाएगा? छकार के स्थान में छकार परे रहते हर्स्व को तुक का आगम हो जाएगा। अब जब तुक हो जाएगा, शिव प्लस छाया तो संधि विच्छेद है, तुक का आगम हो गया छेच से। तो छेच से तुक का आगम हो गया। त और ऊ को क और ऊ को इच्छन्या प्राप्त है हलंत्यम तस्य लोप आदि से, उपदेश अनुनासिक आदि से लोप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहा शेष? शिव प्लस छाया। यही शेष रहा ना, शिव प्लस छाया। अब जब शिव प्लस छाया शेष रहा तो एक नियम आता है झलाम जशो अंते। क्या कहता है? पदांत झल वर्ण तय को जस आदेश हो जाएगा। पदांत झल वर्ण तय के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। अब जस कौन सा आदेश होगा? जस आदेश हो जाएगा तो तुरंत एक नियम आता है स्तोश्चुनास्तु। कहता है कि सूत्र से सुत्व एक स्थान प्राप्त है। सूत्र से सुत्व एक स्थान प्राप्त है। अब एक नियम और आता है विप्रतिषेधे परम कार्यम। सूत्र क्या कहता है? ये एक परिभाषा सूत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। यदि आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट कीजिए। इसके बारे में हमने एक बार विस्तार से चर्चा की हुई है। ठीक है, पुनः करेंगे फिर। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम नियम लगने के बाद पुनः तो सूत्र लगता है। ये कहता है कि त्रिपादी से पूर्व सूत्र की दृष्टि में पर सूत्र पूर्वत्रासिद्धम अर्थात पर के कारण असिद्ध होता है। यह विप्रतिषेधे कार्यम कहता है। इन्हीं का अर्थ ये बता रहे हैं। त्रिपादी अर्थात 8वें अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पाद एक तरफ होता है और 8वें अध्याय तक, पहले से लेके 8वें अध्याय के पहले पाद तक एक तरफ होते हैं। एक तरफ 3 पाद होते हैं और एक तरफ कितने होते हैं? अष्टध्यायी में 32 पाद हैं, तो एक तरफ 29 पाद होते हैं। तो पूर्वत्रा सिद्धम क्या कहता है कि सूत्र के कारण असिद्ध होता है, और असिद्ध होगा तो क्या होगा? झलाम जसो अंते सूत्र की दृष्टि में स्तोश्चुनास्तु सूत्र से असिद्ध हो जाने से पहले झलाम जसो अंते सूत्र से तकार के स्थान पर दकार आदेश हो जाएगा। सूत्र को करना है तकार के स्थान पर दकार आदेश, झलाम जसो अंते ने। परंतु ये सारी चीजें क्यों बताई है? क्योंकि ये पूर्वत्रा सिद्धम एक नियम आता है जो असिद्ध कहता है, त्रिपादी है। ये बतानी आवश्यक है, इस चीज का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से ये शिव छाया नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यदि ये चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, त्रिपादी और एक तरफ से कंप्लीट पूरी अष्टाध्यायी और एक तरफ त्रिपादी का विषय आपको यदि समझ में आ जाता है अच्छे से, तो आप आसानी से कर पाते हैं हर विषय को। ठीक है, अब तकार के स्थान पर जब दकार आदेश हो जाएगा तो हमारे पास शिव द छाया रूप बनेगा, और फिर स्तोस्तुनास्तु नियम फिर लगता है। कहता है कि चवर्ग छकार के योग में तवर्ग दकार के स्थान में चवर्ग आदेश हो जाएगा, चवर्ग जकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, स्तुत्व हो जाएगा। ठीक है, अब च छ त थ द त द, ठीक है, च छ ज, द भी तीसरा वर्ण है और ज भी तीसरा वर्ण है, तो द के स्थान पर क्या हुआ? ज हुआ। यही हुआ है ना? ठीक है, खरीच नियम आता है फिर इसके बाद। खरीच नियम क्या कहता है?
भाई झल परे रहते जकार को चर आदेश हो जाएगा। अब चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, चरत्व संधि के प्रथम वीडियो में ही एक तालिका के माध्यम से विस्तार से चर्चा की थी। चर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चर में वर्ग के प्रथम वर्ण आते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन से होते हैं प्रथम वर्ग वर्ण। ठीक है, तो जय के स्थान पर क्या होगा? प्रथम वर्ण जय का प्रथम वर्ण कौन सा होगा वर्ग का? तो जय। तो यहां पर शिव प्लस च प्लस छाया हमारे पास रूप बन गया, और इनको मिला देंगे तो शिव छाया हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और शिव छाया बन गया ना। इसी कड़ी में आज का हमारा अंतिम नियम रहेगा पदांता द्वा। क्या नियम रहेगा? पदांता द्वा। अब पदांता द्वा क्या कहता है कि थकार परे होने पर पदांत दीर्घ को विकल्प से तुक का आगम होता है। थकार परे होने पर पदांत दीर्घ को विकल्प से तुक का आगम होता है। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। एक बार लक्ष्मी छाया बनेगा और एक बार लक्ष्मी छाया बनेगा। ठीक है, कोई भिन्न नहीं है, अर्थात लक्ष्मी की छाया, यही है। अब संधि विच्छेद करेंगे तो लक्ष्मी प्लस छाया बनेगा। सुक्ति गंधम पदम से हम यहाँ पद संज्ञा कर देंगे लक्ष्मी की, और जब लक्ष्मी की पद संज्ञा हो जाएगी तो क्या आएगा? यही नियम आएगा जो भी अभी हमने अंतिम नियम पढ़ा है आज की कक्षा का, पदांता द्वा। सूत्र से क्या होगा? छकार परे रहते पदांत अर्थात पद के अंत में है जो दीर्घ इकार को विकल्प से क्या हो जाएगा? तुक का आगम हो जाएगा। और तुक का आगम होगा, तुक क्या है? कित है। और आद्यंत टकित क्या कहता है? टित और कित। टित है तो आदि में होगा, और कित होगा तो अंत में होगा। तो ये इकार के इसके अंत में हो जाएगा, अर्थात लक्ष्मी के बाद में तुक आ जाएगा। तुक प्लस छाया हमारे पास रूप बन जाएगा। और जब तुक प्लस छाया बन जाएगा, क के रुकार की संज्ञा है, किससे है? ये आप करें। ठीक है, ये आपके सामने दे भी रखे हैं। फिर इसी प्रकार झलाम जसो अंते आता है नियम, तकार के स्थान पर दकार आदेश कर देता है, लक्ष्मी द छाया बन जाता है। ये पूर्व सिद्धि के समान ही है। स्तोष सुनासुर लग जाएगा, खरीचा लग जाएगा, कोई भिन्न नहीं है। लगा तो केवल एक है, पदांता द्वा नियम ही लगा है, बाकी पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहे हैं। और लक्ष्मी छाया हमारा रूप सिद्ध हो जाता है, कोई अंतर नहीं है, केवल सूत्र वही है, हमें आगे की क्रिया ही बदलनी होती है, अर्थ भी वही है। बस एक बार अभ्यास करना है, ये सभी चीजें हमें आसानी से आ जाएंगी। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मी छाया अर्थात लक्ष्मी की छाया, यहां ऊपर में चय था, यहां पर चय नहीं आएगा। ठीक है, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करेंगे, और पद संज्ञा के बाद पदांता द्वा नियम से छकार परे रहते पदांत दीर्घ इकार को तुक का आगम नहीं होगा। एक बार होना था, एक बार नहीं होना था, क्योंकि पदांता द्वा अर्थात वा यहां पर आया है। वा का मतलब क्या है? विकल्प। ठीक है, और लक्ष्मी छाया रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आज हमारी इस अंतिम कक्षा में अनुस्वार संधि पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद हम विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। हल संधि का अनुस्वार संधि अंतिम भेद था, ये भी आज हमने पूर्ण कर लिया है। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की आगे की कक्षाओं में।